नमस्कार छात्र बंधुओं। ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर से मैं विवेक यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज मैं एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक के साथ आया हूं, जिस टॉपिक का नाम आप यहां व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, अर्थात वाक्य के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य की डिफिनीशन अर्थात परिभाषा को जानेंगे। साथ ही साथ वाक्य बनता कैसे है, किनसे बनता है, इन चीजों को हम जानेंगे। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले क्या होता है, उसके बारे में जाना जाता है, अर्थात उस चीज की परिभाषा को समझना होता है जिस चीज को आप पढ़ना शुरू किए हैं। तो आज जो हम शुरू किए हैं वो है हमारा सेंटेंस, अर्थात सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले यहाँ हमने इंग्लिश में ही ज्यादातर परिभाषा को यूज किया है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से तो आप निश्चिंत रहिएगा, लिखा भले ही दोस्तों इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा दोनों माध्यमों को एक साथ लेके चलने का। हिंदी भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश भाषा में भी आपको समझाने और पढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा। तो आइए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस, हम जो है कि सेंटेंस की परिभाषा जानते हैं और परिभाषा के हिसाब से हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एकदम सुंदर राइटिंग में हमने लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। लास्ट में भी हम यहाँ से थोड़ा हट जाएंगे समझाने और बताने के बाद। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपको समझने और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं सेंटेंस की परिभाषा पे। तो सेंटेंस क्या है दोस्तों, गौर करिएगा। यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब यह है कि जो आपका सेंटेंस होता है वह जो है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द, हिंदी में इसको कहते हैं, अर्थात शब्दों का एक समूह, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कि पूर्ण अर्थ देता हो, जिससे पूरा अर्थ का पता चलता हो, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है सेंटेंस अर्थात वाक्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेंटेंस होता है वह शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर बना हुआ होता है और उसका कुछ ना कुछ कंप्लीट मीनिंग होता है, पूर्ण अर्थ होता है। तो वही आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। और अगर हम सरल भाषा में समझें तो जब कई शब्दों को अर्थात वर्ड्स को एक साथ रखेंगे तो वह जो है कि शब्दों का बन जाएगा ग्रुप। और यदि वह शब्दों का ग्रुप कुछ ना कुछ अर्थ दे रहा है, उससे कुछ ना कुछ भाव का पता चल रहा है, उसको हम कह देंगे सेंटेंस। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक प्यारा सा, सुंदर सा, छोटकू सा लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से हमें देखते हैं कि हमने जो सेंटेंस की परिभाषा पढ़ी है, डिफिनेशन पढ़ी है, क्या वो उस एग्जाम्पल पे एकदम सटीक बैठता है। तो आइए यहाँ पे मैं लेता हूं एक बहुत ही प्यारा सा लाजवाब एग्जाम्पल। तो देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया है और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वर्ड्स का ये समूह है कि नहीं है। यहाँ पे आपने डिफिनेशन में पढ़ा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप का मतलब समूह होता है। समूह मतलब जिसके भी बारे में बात किया जा रहा है, यदि वह संख्या में एक से अधिक हो गया तो वह उसका समूह हो जाएगा। यहाँ किसके समूह की बात हुई है? वर्ड्स अर्थात शब्दों के समूह की बात हुई है। यदि आपने अभी डिफिनेशन में पढ़ा कि यदि शब्दों के समूह अर्थात कई शब्द एक साथ आ जाए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसी को आप कह देंगे क्या? सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे राम एक शब्द है, इज दूसरा शब्द है, प्लेइंग तीसरा शब्द है, फुटबॉल चौथा शब्द है।
और ये 4 शब्द यहाँ पे आए हैं, अर्थात वह अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, अर्थात शब्दों का समूह हो गया। देखिए इसका क्या अर्थ निकलता है। तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, अतः राम फुटबॉल खेल रहा है। इसका कुछ ना कुछ अर्थ हमको मालूम पड़ रहा है इस वाक्य के माध्यम से। यहाँ कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ ना कुछ अर्थ कि राम फुटबॉल खेल रहा है। हाँ भाई, अर्थ तो मिल रहा है, तो इसको हम कह देंगे क्या, इसको हम कह देंगे सेंटेंस, अर्थात ये बिल्कुल सही है परिभाषा के अनुसार। यदि एक बात और ध्यान देना दोस्तों, यदि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, अर्थात शब्दों का समूह हो और उसका कुछ ना कुछ अर्थ ना निकल रहा हो, उसका कुछ भी सटीक अर्थ ना निकल रहा हो, उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे यही एग्जांपल है, इसका तो अर्थ निकला, इसको हम सेंटेंस कह देंगे। और यदि इसमें जितने भी वर्ड हैं अर्थात शब्द हैं, उन शब्दों को अगर मैं थोड़ा आगे पीछे करके रखूं तो क्या होगा, इसका सीक्वेंस बदल जाएगा, अर्थात उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। जैसे मैं सबसे पहले रख लेता हूं, यहाँ पे सबसे पहले रख लेता हूं फुटबॉल, उसके बाद रख लेता हूं प्लेइंग, उसके बाद राम, फिर इज, फुटबॉल प्लेइंग राम इज। अगर मैं कोई एग्जांपल बोलूं फुटबॉल प्लेइंग राम इज, तो आप कहेंगे पागल आदमी है क्या, क्या बोल रहा है। अर्थात शब्दों का तो समूह है, उसका कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा है, अर्थात हमारी समझ से बाहर है। अर्थात शब्दों का वह समूह जो समझ से बाहर हो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। प्रयास करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने प्रयास किया बताने और समझाने का समझ में आ गया होगा। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक नोट पॉइंट है दोस्तों। नोट पॉइंट में क्या लिखा है उसे हम पहले पढ़ते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बच्चों देखो आप लोग, जो नोट पॉइंट है ये सेंटेंस से ही रिलेटेड है। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्दों का जो समूह है, शुड बी अरेंज्ड, व्यवस्थित होना चाहिए, इन अ फिक्स ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में। अर्थात जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो जो आप सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो सारे शब्द क्या शुड बी अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर, मतलब वो निश्चित क्रम में होने चाहिए, तभी जो है वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मुझे लगा कि आपको ये समझ में आ गया है। तो आइए हम थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और नजर बढ़ाते हैं अपनी अगली हेडिंग पे। तो हमारी अगली हेडिंग है, अभी हम अगली हेडिंग के माध्यम से जानना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ये जो आपका अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको रख करके हम कितने प्रकार के सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कहने का तात्पर्य है कि जो वाक्य होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, अर्थात 5 प्रकार के होते हैं। अब हमको तो मालूम पड़ गया कि जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बंधुओं, 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक बार उन 5 पे नजर डाल लेते हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं, 5 प्रकार के वाक्य के बारे में। बाकी जो 5 प्रकार के वाक्य हैं, डिटेल में इसका वीडियो अभी हम बाद में लाएंगे। ये वीडियो आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, एकदम झकास टाइप का वीडियो लाऊंगा। बस आप लोग अपना सहयोग, प्यार, दुलार और आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर बनाए रखिए। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमने जाना कि जो वाक्य होते हैं बच्चों वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, एक बार 5 को एक नजर में दौड़ा के देख लेते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंस का जो पहला प्रकार है वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। आगे जो चीजें हैं अभी मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। चौथा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। पांचवा और अंतिम टाइप्स ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में विस्मय
या फिर भाववाचक वाक्य कहते हैं। तो पांचों को अभी हमने समझा, लेकिन अभी ये हमने नहीं जाना कि जो पांचों वाक्य हैं इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है तो अभी हम जानेंगे, और थोड़ा बहुत उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जानेंगे। इन पांचों को डिटेल में जानने के लिए हम एक एक करके सभी का 5 पार्ट बनाएंगे। असर्टिव का अलग, इंट्रोगेटिव का अलग, इंपेरेटिव का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अलग। 5 पार्ट हम अलग से इनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको जो आपका टाइप ऑफ सेंटेंस है उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए थोड़ा बहुत इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और जानेंगे। ठीक है, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है इसे हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तब उसको हिंदी में हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई बात कही जाती है, कोई बात कही जाती है। ठीक है, या आप सीधा कह सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे हमें क्या पता चलता है, टू बी और नॉट टू बी, होने या न होने का, किसके, किसी एक्शन मतलब कार्य के, इवेंट घटना के, थिंग वस्तु के। अर्थात असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य, घटना या वस्तु के होने या फिर न होने का क्या होता है, बोध होता है, अर्थात पता चलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे जहां जो लिखा है राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल एग्जांपल है आपका, तो क्या हो जाएगा कि राम फुटबॉल खेल रहा है। अर्थात यहाँ पे यह बात कही जा रही है कि राम कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा काम हो रहा है फुटबॉल के खेलने का, अर्थात यहाँ पे कार्य का होना पाया गया। ठीक है, अब जैसे हमारे हाथ में क्या है, आप कहोगे सर भैया बाबू मार्कर है। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि यह एक मार्कर है, अर्थात यह कोई वस्तु है और इस वस्तु के मार्कर होने का बोध हुआ, अर्थात टू बी का बोध हो रहा है। अब हमने कहा नॉट टू बी, न होने का भी बोध कराता है आपका असर्टिव सेंटेंस, अर्थात जो होने का बोध करा रहा है, जो वाक्य होने का बोध करा रहा है, यदि उसके अंग्रेजी वाले वाक्य में नॉट रख दिया जाए और हिंदी वाले वाक्य में नहीं रख दिया जाए तो वह जो है कि नॉट टू बी का बोध कराएगा, न होने का बोध कराएगा। जैसे मैं कहूं राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सॉरी क्रिकेट बार बार आ जा रहा है क्योंकि बहुत फेमस वर्ड हो गया है साथ मेरे लिए, तो यहाँ फुटबॉल है, आप फुटबॉल याद रखिएगा। क्षमा चाहता हूं, मुंह से निकल गया, कान से सुनिए फिर निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, होने का बोध यहाँ पे हमने समझ लिया, न होने का मतलब हमने कहा हिंदी वाक्य में नहीं दिया रहेगा और अंग्रेजी में नॉट, तो वहां पे मतलब किसी कार्य, घटना या वस्तु के न होने का बोध हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे न होने के बारे में समझते हैं, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अतः राम के द्वारा क्रिकेट खेलने का जब कार्य नहीं होगा तो वहां पे कार्य के न होने का बोध हो गया, बस यहाँ पे इसके बाद नॉट लगा दो और हिंदी में नहीं लगा दो, हो गया काम। मैं कहूं यह कोई वस्तु है जो कि मार्कर है, मैं कहूं यह मोबाइल नहीं है, अर्थात यहाँ पे इस वस्तु के मोबाइल न होने का बोध हुआ, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो होने या ना होने के आधार पे आपने पढ़ा होगा जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में टू बी होने का बोध होता है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट टू बी न होने का बोध होता है। इतना समझ गए आप। ठीक है, बाद में डिटेल में जब वीडियो लाएंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे। आइए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के सेकंड प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह करता है इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब पूछताछ करता है। क्या करता है, पूछताछ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, आस्क द क्वेश्चन, अर्थात यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक है, तो हमने कहा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में रख दो उसे यह बोध होगा कि वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो उन्हीं क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके जब प्रश्न पूछा जाए किसी भी वाक्य में, उन
क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे तो प्रश्न पूछेंगे तो वह पूरा का पूरा वाक्य किस में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं राम क्रिकेट खेल रहा है, ये तो आप कहेंगे ये तो असर्टिव सेंटेंस है। हाँ भाई असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का भी अफर्मेटिव है, ठीक है। तो मैं कहूं अब मैं इसमें रख दूं क्यों, अब मैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द रख देता हूं क्यों, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है, अर्थात अब एक पूरा का पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया। अर्थात कब, कहां, कैसे, क्या, किसने, किसको, कौन, ये सारे जो शब्द हिंदी में होते हैं किसी भी वाक्य में रखने पर एक प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं और इन शब्दों को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट अर्थात एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कोई भी आ जाए उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, या उसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, या उसी को हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम एक बात और बता दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगता है आपका, इस तरह से एक चिन्ह लगता है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। जिस भी हिंदी या अंग्रेजी वाक्य के अंत में इस तरह का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए इस चिन्ह को हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। तो जिस भी हिंदी वाक्य अंग्रेजी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिल जाए उसे आप कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। डिटेल में वीडियो आएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के तीसरे पे। तो तीसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, यहां आप देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ पे जो वाचक शब्द इन सब में लगा हुआ है, वाचक का मतलब होता है कहने वाला या करने वाला, ठीक है। कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं पे यदि भागवत होता है या कोई भी प्रवचन होता है तो वहां बड़े से बैनर या पोस्टर छपते हैं, वहां नीचे लिखा रहता है कथावाचक। कथावाचक मतलब कथा करने वाले या कथा कहने वाले, ठीक है, आगे उनका नाम लिखा रहता है। वैसे भी यहाँ पे है, तो यदि प्रश्नवाचक है तो प्रश्न करने वाला वाक्य, आज्ञावाचक है तो आज्ञा करने वाला वाक्य अर्थात आज्ञा देने वाला वाक्य भी आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इससे बोध होता है पारो का। किसका बोध होता है, पारो का। आप लोगों को ये नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा, पारो, ये लड़की का नाम कैसे आ गया सेंटेंस में? नहीं, ट्रिक है, समझने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। कुछ लोग पारो के नाम से यहाँ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रिक है बाबू, ठीक है, ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। तो यहाँ जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है इससे पारो का बोध होता है, पारो, ठीक है। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस में 4 चीजों का बोध होता है। पी से प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव का बोध होता है। ए से एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह का बोध होता है। आर से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन अर्थात प्रार्थना का बोध होता है। ओ से आर्डर, आर्डर मतलब आदेश का बोध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उससे प्रपोजल, एडवाइस, रिक्वेस्ट और आर्डर इत्यादि का बोध होता है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि आर्डर का बोध हुआ है, रिक्वेस्ट का बोध हुआ है, एडवाइस का बोध हुआ है या फिर प्रपोजल का बोध हुआ है? थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा इन सबको समझाने के लिए, ठीक है। यहां देखिएगा, जिस भी हिंदी वाक्य में आओ या चलो शब्द दिया हो तो उससे बोध होता है प्रपोजल अर्थात प्रस्ताव का। तो आओ या चलो के लिए हम अंग्रेजी में लेट अस या फिर उसका शॉर्ट रूप मतलब तुच्छ रूप हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आओ चलें, लेट्स गो, ठीक है। चलो पढ़ें, लेट्स रीड, या आप स्टडी भी कर सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं कहूं चलो कूदे, लेट्स जंप, इस तरह से, तो उससे प्रपोजल अर्थात प्रस्ताव का बोध हो जाएगा। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। जिस भी हिंदी वाक्य में हमेशा शब्द का प्रयोग हुआ हो और अंग्रेजी वाक्य में ऑलवेज शब्द का प्रयोग हुआ है
तो उससे आपका एडवाइस अर्थात सलाह का बोध होता है। जैसे मैं कहूं हमेशा बाएं चलो, ऑलवेज गो लेफ्ट साइड, हमेशा मोबाइल मत देखो, डोंट ऑलवेज वॉच द मोबाइल। इस तरह से मतलब जिसमें इंग्लिश वाक्य में ऑलवेज और हिंदी में हमेशा हमेशा शब्द का प्रयोग हुआ हो, उस वाक्य से एडवाइस अर्थात सलाह का बोध होता है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन या प्रार्थना। जिस भी हिंदी वाक्य में कृपया शब्द का प्रयोग हुआ हो और अंग्रेजी वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो उससे रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन का बोध होता है। कौन से, जैसे एग्जांपल, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। तो कृपया के लिए हम इंग्लिश में प्लीज या काइंडली दोनों का प्रयोग करते हैं। कृपया वहां जाओ, काइंडली गो देयर, इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे रिक्वेस्ट का बोध होता है। यहां है आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है आदेश, आज्ञा, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको हमेशा ऑर्डर ही करते हैं, राजू चाय बनाओ बेटा, राजू खटिया खड़ी कर दो, मतलब भाई खाट चारपाई गांव में उसको खटिया बोलते हैं, खटिया खड़ी कर दो, ठीक है। इस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने के लिए कहता है तो उससे ऑर्डर का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ दरवाजा बंद करो, तो मैं यहाँ किसी को, मतलब कोई व्यक्ति है उसको दरवाजा बंद करने के लिए कहा, मतलब उस काम को करने के लिए कहा। अर्थात ऑर्डर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ काम करने के लिए कहता है उससे ऑर्डर का बोध होता है। अतः हम समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस से पारो का बोध होता है। यहाँ पारो का मतलब हमने बता दिया, ठीक है। आइए, ये भी आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये भी दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यदि अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत केवल V1 से हुई है तो आपका अफर्मेटिव होता है। यदि अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत डोंट या नेवर से हुई है तो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के चौथे प्रकार की, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छावाचक वाक्य। तो इससे बोध होता है WBC का। अब कहोगे कि अंग्रेजी में WBC मतलब ये बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसका क्या काम है? अरे भैया, बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है, ट्रिक है, ट्रिक। ट्रिक से पढ़िए और ठीक से पढ़िए। देखिए WBC बायोलॉजी का टॉपिक है, हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिक है ना, यहाँ इसको हम ट्रिक के रूप में यूज किया ताकि आपको अच्छे से हर चीजें समझ में आ जाए। अर्थात हमने क्या जाना, जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इच्छावाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उसके मन में जो भी इच्छाएं रहती है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उसको कह देता है, ठीक है। वो कौन कौन सी इच्छा अभी हम बात करते हैं। अर्थात जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छावाचक वाक्य होता है, इससे WBC का बोध होता है। W मतलब विश, विश मतलब शुभकामना, B मतलब ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, C मतलब कर्स, कर्स मतलब अभिशाप या श्राप। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका इच्छावाचक वाक्य अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इससे विश, ब्लेस और कर्स इत्यादि का बोध होता है। तो एक बात मैं आपको अभी भी फिर से बता देता हूं, ध्यान देना, जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ए या तो अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत में से होगी या फिर विश से होगी, में या फिर विश से अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, विश, विश मतलब होता है शुभकामना देना। किसी को जब आप शुभकामना देते हो, उसके बर्थडे पर, उसके मैरिज एनिवर्सरी पर, तमाम चीजें जो हैं, ठीक है, उसका कहीं नौकरी लगा, सिलेक्शन हुआ, उसके उस सिलेक्शन पे आप कहते हैं, जैसे मान लो उसका बर्थडे है, आप कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है, विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इस वाक्य के अंत में हिंदी हो या अंग्रेजी एक इस विशेष प्रकार का चिन्ह लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो अर्थात ये भी हम समझ गए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्थडे किसी को विश करना है तो आप कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं अर्थात बधाई, ठीक है। इससे विश का ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, किसी को आप जब आशीर्वाद देते हैं कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग,
आप दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक जीवित रहें, अर्थात आपने उसको आशीर्वाद दे दिया। कर्स, कर्स मतलब अभिशाप, श्राप, किसी को बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना, वो आपका कर्स अर्थात अभिशाप में आता है। वो भी में से शुरू होगा। किससे? में से। जैसे मान लो आप किसी को परेशान कर रहे हो, बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो आप उनको परेशान कर रहे हो, तो बाद में जब गुस्सा होते हैं तो मतलब आशीर्वाद ही आप उनका समझिए, लेकिन वो गुस्सा होकर आपको अभिशाप के रूप में कुछ अपशब्द बोल देते हैं, कुछ बुरा भला कह देते हैं, कहते हैं भगवान करे तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम मर जाओ, मे यू डाई। इस तरह से वो अभिशाप हो गया, समझ गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से WBC का बोध होता है। बाकी डिटेल में वीडियो आएगा तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट आपको बता देंगे। आइए लास्ट वाक्य पे हम चर्चा करते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस का अंतिम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में हम दो नामों से जानते हैं, विस्मय या फिर भाववाचक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है अचानक, बात को समझिएगा, अचानक। अचानक का मतलब क्या, अभी बताता हूं। देखिए ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी चीज को देख के अर्थात अचानक से यदि उस चीज के प्रति आपके मन में कोई विचार आता है तो उसको आप जिन भी चीजों का प्रयोग करके व्यक्त करते हो वही आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आपने जाना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों से किसका किसका बोध होता है, एप्लॉज प्रशंसा का बोध होता है, सरप्राइज आश्चर्य का बोध होता है, सौरो दुख का बोध होता है, हेट नफरत का बोध होता है, हैप्पीनेस प्रसन्नता अर्थात खुशी का बोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विस्मय अर्थात भाववाचक वाक्य कहने का मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एप्लॉज, सरप्राइज, सॉरो, हेट, हैप्पीनेस इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, तो इस वाले वाक्य में भी अर्थात आपके अंतिम वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में या फिर ये जो वर्ड्स इन संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो हमने कहा विस्मय, किसी चीज को देख के जब आपके मन में अचानक, विस्मय मतलब अचानक से एप्लॉज प्रशंसा का भाव उत्पन्न हो जाए, सरप्राइज आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए, सॉरो दुख का भाव उत्पन्न हो जाए, हेट नफरत का भाव उत्पन्न हो जाए, हैप्पीनेस प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसको आप बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और बहुत बड़ा सा रोड मतलब हाईवे पे चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके सामने किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब उस पर दो लोग सवार थे, बेचारे वो गिरे, मतलब खून से लथपथ हो गए, मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी एक की मौत हो गई, तो आप क्या करते हैं, वहां पे अपना दुख व्यक्त करते हैं, अर्थात उसके इस हालात को देख के आपके मन में तुरंत एक विस्मय मतलब अचानक से एक विचार आएगा, अर्थात किसका, सौरो मतलब दुख का, कहेंगे ओ माय गॉड ही इज डाइड, वह मर गया, अर्थात तुरंत देखने के बाद आपके मन में अचानक सा विचार आया। अब एक बात और देख लो, हैप्पीनेस प्रसन्नता का भी देख लो। आप मान लो क्रिकेट की बड़ी शौकीन है और क्रिकेट आपके टेलीविजन पे लाइव हो रहा है, मतलब लाइव चल रहा है, आप देख रहे हैं क्रिकेट जो है कि भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच हो रहा है, ठीक है। गेंद एक है, मान लो वहां पे इंडिया बल्लेबाजी कर रहा है, एक गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है और बल्लेबाजी पे जो वहां पे बल्ले का पदभार संभाले हुए हैं वहां पे सूर्य कुमार यादव जी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक गेंद पे 5 रन जीत के लिए चाहिए और इंडिया एकदम खतरों के खिलाड़ी के रूप में वहां पे मौजूद है सूर्य कुमार यादव। अब मान लीजिए पाकिस्तान का एक गेंद है और इंडिया को एक गेंद पे जीत के लिए 5 रन चाहिए, तो क्या वहां पे सूर्य कुमार महोदय जो थे और बढ़िया गेंदा पाए और हेलीकॉप्टर वाला शॉट पीछे से उठा के मार दिया और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए चला गया। अचानक इस माहौल को देख के आपके मन में एक लहर दौड़ेगी, वो भी हैप्पीनेस की, तो आप खुशी के मारे चिल्ला उठेंगे, खुशी के मारे चिल्लाएंगे हुर्रा वी ऑन द मैच, इस तरह से आप चिल्लाएंगे, अर्थात उस माहौल को देख के आपके मन में विस्मय अचानक से खुशी की भावना आ गई, ठीक है। तो मुझे लगता है
जितना भी टॉपिक मैंने आज आप सभी को बताया है, आप लोग बिल्कुल बेधड़क एकदम अच्छे मन से समझने और सुनने का प्रयास किए हैं। और हाँ, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, अगर आप लोग इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसके हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अभी मैं जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को ऐसे ही ओवरऑल ऊपर से समझाने का प्रयास किया है। अभी केवल हमने ऊपर का चमड़ा इसका नहीं रहा है, ठीक है, मतलब छिला है। अभी इसका गुद्दा भी मैं निकालूंगा, अर्थात अब इसको मैं डिटेल में भी आप सभी को पढ़ाऊंगा एक एक करके। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले अगली क्लास में एकदम डिटेल में बात करेंगे असर्टिव का, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का, फिर उसके बाद इंपेरेटिव का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। जब हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूरा डिटेल में हो जाएगा, फिर हम सेंटेंस के ऊपर ही एक और टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग के बारे में, कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, जिसके हम दो भाग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं 5 सेकंड के लिए यहां से थोड़ा साइड हटता हूं ताकि आप लोग सकुशल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।